तो पिछला चैप्टर खत्म हो गया, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया। मैंने काइनेमेटिक्स में आपको इवन इस चैप्टर के भी कुछ पार्ट्स करा दिए हैं, जैसे कि क्या करा दिया, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन करा दिया है मैंने, इवन सर्कुलर मोशन में सब कुछ ही पढ़ा दिया। एक्सेलरेशन आपको पता है, बस फोर्स डिस्टेंस पता लग गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हाँ या ना। यस सर, बस बैंड रोड बाकी। तो नहीं, सब कुछ वही सेम ही है, कुछ नया नहीं इसमें। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फोर्स एंड मोशन। ओके बेटा, फोर्स चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने काइनेमेटिक्स पे पूरा कमांड कर लिया है तो इस चैप्टर में नया आपको कुछ मिलेगा नहीं। मतलब नया तो मिलेगा, काफी कुछ नया मिलेगा, बट इस चैप्टर में आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी नहीं, सब कुछ आसान है। खास तौर से अगर कंस्ट्रेंट मोशन पर भी कमांड कर लिया है। कंस्ट्रेंट मोशन रिवाइज किया घर पे बैठ के कि नहीं किया रिवाइज? यस सर, किया। कंस्ट्रेंट मोशन पे भी अगर आपने कमांड कर लिया है पूरी की तरीके से, अगर मोशन में कमांड कर लिया है तो फोर्स में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बट कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कुछ एक गिने चुने में नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने होंगे, बाकी सब एकदम स्टैंडर्ड होंगे। ओके बेटा, सर कंस्ट्रेंट मोशन हो गया तो सारा पूरी प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब हो जाना चाहिए। थोड़ा सा पूरा पूरा प्रोसेस पढ़ लेना, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, मैंने पढ़ाया नहीं ना फोर्स एंड मोशन में वो टॉपिक। उसको कर लोगे, उसमें जो मेथड बताऊंगा मेथड फॉलो करोगे तो सारे हो जाए। ठीक है, चलो फिर फोर्स एंड मोशन शुरू करते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत में एक मास्टर योडो से आशीर्वाद ले लो, क्या, मे द फोर्स बी विद यू। ओके, चलो, फोर्स होता क्या है, कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज फोर्स? इट इज द फोर्स or pull applied to an object. पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स, यस और नो? यस और नो? यस सर। पर अगर एग्जाम में ही लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा पूरा, तो क्या लिखोगे आप एग्जाम में? वैसे तो फोर्स के नाम पे, आप फोर्स के डेफिनेशन के नाम पे आपसे न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछ डालते हैं। जो बोलते हैं डिफाइन फोर्स, तो उनको जवाब एक्सपेक्टेड होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसको लैंग्वेज चेंज करके। तो मैं पूरी डेफिनेशन लगा देता हूं। फोर्स क्या होता है? अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। आप बोलोगे सर टेंड्स टू चेंज का क्या मतलब हुआ? तो क्या चेंज करता है उसके बारे में तो बात कर ले, फिर आएंगे इस पर। A push or a pull that changes or tends to change state of motion or rest of a body। हालांकि अभी एक डिफिनेशन कंप्लीट नहीं है, पर फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूं। पुश और अ पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, समझ में आई बात? अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, क्या, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ ए बॉडी। चेंजेस का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसको मोशन में डाल दिया, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी। तो जो चीज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर दे, या चेंज ना कर पाए तो कम से कम कोशिश करे चेंज करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल को धक्का लगा रहे हो तो क्या वॉल की वेलोसिटी चेंज हो जाती है? बताइए। नो सर। नहीं ना, बट फिर भी फोर्स तो लगाया ना आपने। यस सर। तो अ पुश और अ यस। पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन यहां पर भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, एक लाइन और लिखनी, क्या, अ फोर्स में ऑल्सो चेंज, क्या चेंज कर सकता है? द शेप फिर एंड साइज ऑफ अ बॉडी, यस और नो? यस यस। सर। तो ये फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आपका कोई नंबर नहीं काट सकता अगर एग्जाम में पूछ लिया गया डिफाइन फोर्स तो। ठीक है, वैसे फोर्स होता क्या है? पुश और अ पुल, सिंपल। ओके बेटा, आगे बढ़े। यस। कॉपी हो गया? यस। तो आपको मुझे बताना है इन फोर्सेस के बारे में कि इनमें से कौन सा फोर्स पुश है, कौन सा फोर्स पुल है। मतलब कौन सा फोर्स पुशिंग इन नेचर है, कौन सा फोर्स पुलिंग इन नेचर है। बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, पुश करता है या पुल करता है? सर पुल। सर पुश रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पुश।
पुश भी कर Yes, सकता है, sir. पुल भी कर सकता है। सेम सिमिलर चार्जेस रिपेल या पुश ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पुल ईच अदर। ओके, मैग्नेटिक फोर्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर पुश Pull. फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स। सर Sir, पुश pull. और दोनों। फोर्स बाय स्ट्रिंग और रोप। Sir, both. पुल। आपने कभी एक बक्से में रस्सी बांध के उसको धक्का लगाया क्या? रस्सी से लगाया कभी? बोलो। No, sir. तो बोथ कैसे हो गया? सिर्फ पुल करता है। ओके, सर खाली खींचे। हाँ, फोर्स प्रेसिंग अ सरफेस। Sir, push. पुश। ओके बेटा, ये जो फोर्स जो एक सरफेस को प्रेस कर रहा था ना, इसका एक नाम है क्या? नॉर्मल फोर्स। ओके बेटा, Yes, sir. उस पे पढ़ेंगे हम। एक Yes. और बचा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा है, पुश या पुल? Sir, यहां both. गड़बड़ हो गया मामला। ये ना मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये ना तो पुश है ना पुल है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ना तो ये पुश है ना ही ये पुल है। पर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, मतलब अगर देखोगे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, या छोटे छोटे, मतलब एकदम छोटे लेवल पे क्या हो रहा है, देन यू विल फाइंड कि पुश और पुल दोनों ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पुश और पुल के कैटेगरी में डिवाइड नहीं करें अभी के लिए तो ही बेटर है, क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉलिक्यूल्स तो पढ़ नहीं रहे अभी। यस और नो? आगे बढ़े। Sir, एक minute. ये भी कॉपी करोगे? कर लो कर लो। नो सर। आगे बढ़ रहा हूं। Yes, sir. यस सर। अगला है फंडामेंटल फोर्सेस। देखो भाई, फंडामेंटल फोर्सेस दुनिया में कितने हैं? 4। बाकी सारे फोर्सेस उन्हीं फोर्सेस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बनता है। ओके बेटा, सिर्फ 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस है। ओके बेटा, मतलब बाकी फोर्सेस इन्हीं फोर्सेस से बनते हैं। तो कौन कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस? सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा क्या है? ध्यान दीजिएगा, दूसरे का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फोर्सेज और मैग्नेटिक फोर्सेज अलग अलग नहीं, वो एक ही फोर्स है। ठीक है, ओके सर। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, इसके बारे में मैं एक लाइन लिखवा दे रहा हूं। इट इज, सोचिए जरा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर लग रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर किसके बीच में लग रहे हैं? 2 प्रोटॉन के बीच में, 2 न्यूट्रॉन के बीच में, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में। हर तरीके के कॉम्बिनेशन ले लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है ना। हाँ या ना? यस प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, पर ये इसका ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन अंदर। हाँ, क्या होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, और वो एकदम न्यूक्लियस के अंदर एकदम जितनी सी जगह पे पैक्ड है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन का। पर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी वजह से दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और ये अट्रैक्शन उससे 100 टाइम ज्यादा रिपल्शन से, इस वजह से न्यूक्लियस आपका स्टेबल है। ओके बेटा, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अनदर fundamental force. It is responsible for holding the nucleus together. Next है weak nuclear force. ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? देखो यार, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे लगता है, उसके क्या लॉज है, ये सब पढ़ने के लिए हमारा 11th 12th काफी नहीं है, और ये आपके एग्जाम के सिलेबस में भी किसी भी सिलेबस में नहीं है।
पर इन दोनों चीजों के बारे में जो बेसिक बातें पूछी जा सकती है वो क्या है, एक तो ये, और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या पूछा जा सकता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके। आप बोलोगे सर बीटा डीके क्या होता है? जिसको पता है, जिसने क्लास 10 तक पढ़ रखा है उसके लिए बढ़िया है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जो क्लास 12th में इस चीज को पढ़ने के बाद जब रिवीजन कर रहा होगा तब देखेगा तो लगेगा बड़े अच्छा ठीक है आगे बढ़ते। ओके, अभी मैं इस पे नहीं पढ़ रहा ये बीटा डीके क्या होता है और ये सब क्या होता है, वो फालतू में हम लोग डेविएट हो जाएंगे अपने सिलेबस से, अपने गोल से। आगे बढ़े। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। बाकी के सारे फोर्सेस क्या हो गए, नॉन फंडामेंटल फोर्सेस। तो बेसिकली फोर्सेस के दो क्लासिफिकेशन हो गए वहां पे, फंडामेंटल फोर्सेस एंड नॉन फंडामेंटल फोर्सेस, या फंडामेंटल फोर्सेस एंड डिराइव्ड फोर्सेस, यस और नो। यस सर। Yes, sir. अब अगला क्लासिफिकेशन है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? सर मस्कुलर फोर्स कुछ करके नहीं होता? ये सब फर्जी है, ठीक है। क्लास 8 में आपको क्या सिखाते हैं, है ना, 9th में भी नहीं बोलते उसके बारे में, 9th क्लास में भी उसको दोबारा नाम नहीं लिया, याद है, सिर्फ क्लास 8 में आपको फर्जी वाला दिखाया गया है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस So frictional force. अभी तो बाकी है ना। कॉन्टैक्ट पहले, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता तो दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट में। है? एक्ट Yes, sir. when bodies are in actual physical contact। दो बॉडीज के बीच में ये कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगेगा, जब दोनों बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में रहेंगी, एक दूसरे को टच कर रही होंगी, तभी लगेगा। जबकि दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का एक और नाम क्या है, फील्ड फोर्सेस। क्या नाम है? दे कैन एक्ट फील्ड फोर्स। थ्रू सम डिस्टेंस। ये दूर दूर में भी लग जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल बताओगे? सर नॉर्मल फोर्स। देखो ये नाम आपको नहीं पता होंगे पर थोड़ी देर में मैं बता दूंगा, इसलिए यहां पे बस लिख दे रहा हूं। टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, विस्कस अभी नहीं सुनोगे, पढ़ोगे इस चैप्टर में, आगे के चैप्टर से पढ़ोगे विस्कस फोर्सेस। सर लिक्विड को लेकर। हाँ और भी बहुत सारे फोर्सेस है, ठीक है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फील्ड फोर्सेस का क्या एग्जांपल है, कोई बताएगा मेरे को? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। सर बोलिए। सर न्यूक्लियर फोर्स है। वो आपको पता ही नहीं क्या होता तो क्यों उसके बारे में, उसके चक्कर में पड़ रहे हो। दो एग्जांपल लिखो, खत्म हो। और अगर 3 लिखना हो तो क्या लिखोगे, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। ओके यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े। इसके बाद बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की। ध्यान दीजिए, जब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो कई बार हम लोग एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज का बिहेवियर देखना चाहते हैं जब फोर्स एक्ट कर रहा है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम है कुछ नहीं हमारे लिए, कलेक्शन ऑफ बॉडीज अंडर कंसिडरेशन। जिन बॉडीज को कंसीडर करके, एक साथ कंसीडर करके, एक कलेक्शन को कंसीडर करके हम उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? इसके बाद आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग। मतलब यूनिवर्स में आप, मैं, आपका पेन, आपका कॉपी, मेरा पेन, मेरा राइटिंग पैड, मेरा कंप्यूटर, मेरा कैमरा, अपने अर्थ, सन, मून, सब आ जाएगा, गैलेक्सी वैलेक्सी जितनी सब आ जाएंगी। ठीक है बेटा। यस सर। और इसके बाद आता है सराउंडिंग्स।
सराउंडिंग किसकी होगी? क्योंकि हम सिस्टम की स्टडी करें तो सिस्टम के आसपास के बारे में बात करेंगे, है ना? तो सिस्टम Yes, sir. के कितनी दूर तक को हम सराउंडिंग मानेंगे? ये तो बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना, यस और नो? यस सर। तो हमने बोला दिमाग नहीं लगाना, यूनिवर्स माइनस सिस्टम इज इक्वल टू सराउंडिंग्स। ओके, एनीथिंग दैट इज नॉट इन आवर सिस्टम इज सराउंडिंग। ओके बेटा, ओके और नॉट? सर मतलब बस जिस हम लोग यूनिवर्स का पार्ट है उसको छोड़ के जो। मान लीजिए मैंने दो बॉक्स को कंसीडर किया, दो बॉक्स के ऊपर मैं न्यूटन लॉज लगाना चाहता हूं, तो दो बक्से को छोड़ के बाकी का पूरा यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग्स हो गया। ओके बेटा, ओके सर। आगे बढ़े। सर Yes, sir. कॉपी हो गया सबका? कोई किसी ने चैट पे कुछ लिखा है क्या? देखो, अगला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, फोर्स के दो क्लासिफिकेशन देख चुके थे, ये तीसरा क्लासिफिकेशन और आ गया। पहला क्या था? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। दूसरा क्या था? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। ये तीसरा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, इंटरनल का मतलब क्या हो गया? forces applied by component of the system, components of the system on each other. मान लीजिए मेरे सिस्टम में 10 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 और 10 के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे, 1 ने 10 पे लगाया, 10 ने 1 पे लगाया, 1 ने 9 पे लगाया, 9 ने 1 पे लगाया, 9 ने 8 पे लगाया, 8 ने 1 पे लगाया, इस तरीके के फोर्सेस। 2 ने 10 पे लगाया, 2 ने 9 पे लगाया, 2 ने 8 पे लगाया, 2 ने 7 पे लगाया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जितने भी सबने 2 पे लगाए। ये सारे के सारे फोर्सेस जो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे होंगे, वो सारे फोर्सेस क्या कहलाएंगे? इंटरनल फोर्सेस। ओके बेटा, यस और नो? ओके। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवा रहा हूं ना, इसका यूज अभी इमीडिएटली नहीं होने वाला है, पर मैं बाद में एक बार जब फ्लो में आऊंगा न्यूमेरिकल्स पे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, तो मैं घूम के वापस से डेफिनेशन पे नहीं आना चाहता। ठीक है, उसको मैं फटाफट कॉन्सेप्ट के आगे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें पहले बता दे रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो गए? फोर्सेस अप्लाइड बाय सराउंडिंग्स मतलब एनीथिंग दैट इज नॉट इन द सिस्टम ऑन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। ओके बेटा, मतलब हमारे सिस्टम के बाहर के जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो कुछ भी है, अगर वो चीजें हमारे सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, तो उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत? Yes, sir. आगे बढ़े। ठीक है, तो अगला है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सीधे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आ गया। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ाया नहीं, सीधे थर्ड लॉ पे आ गया। ये ठीक है? अभी तक कॉपी हो गया? सर मेरा Yes. एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर अगर हम लोग सिस्टम को बदलते हैं तो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स मतलब पूरा बदल जाएगा? बिल्कुल। मैं एक सर क्वेश्चन तो में, मैं सुनो बात को, मैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले लूंगा पहला फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक को सिस्टम मानूंगा तो ये क्वेश्चन बनेगी, फर्स्ट ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक को सिस्टम मानूंगा तो ये क्वेश्चन बनेगी। मैं ये सब करने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ओके सर। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए ये डायग्राम बहुत बढ़िया है। क्यों? इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या? हु इज पुलिंग whom?
बताइए। सर दोनों एक दूसरे को पुल कर। दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉ कहता क्या है, अगर हम बड़ी सिंपल भाषा में देखें तो थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही है ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यस और नो? ये तो पढ़ा था ना आपने। यस सर। देखो डिटेल में इसमें थोड़ी बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सिर्फ पार्ट 1 बोल रहा हूं। मैं यहां पर सिर्फ ये चाहता हूं कि हम सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जा सकें, ठीक है। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमको इसका मतलब एक ब्रीफ में समझना है। क्या है ये, क्या कह रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। अगर ए बी पर कुछ फोर्स लगाता है एफ वेक्टर, तो बी ए पर इक्वल फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, माइनस एफ वेक्टर। समझ में आई बात? यस सर। मतलब अगर फोर्स ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू एफ वेक्टर, देन फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर। ये नोटेशन में समझ में आ गया, फोर्स ऑन बी बाय ए, है ना? फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, ओके सर। ठीक है। ये कह रहा है, ये तो मैंने जबरदस्ती इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया जिससे कि आपको ये नोटेशन क्लियर है। नहीं तो सीधी सी बात क्या है, हमको लिखना क्या चाहिए, फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक है। ये कहता है न्यूटन थर्ड लॉ। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, जब सच में फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ करके थर्ड लॉ जाएंगे तब, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। यस सर। एक मिनट। यस सर। जरा मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को यहां समझाता हूं कि यहां पर क्या चल रहा है। यहां पर आपसे मैंने पूछा कि बताओ इन दोनों में से कौन किसको खींच रहा है, तो आपने बोला सर गधा आदमी को खींच रहा है, आदमी गधे को खींच रहा है, यही ना बोला आपने? हाँ या ना? मैं बोला नहीं, आपने बहुत ही गलत बोला। एक्चुअली में क्या हो रहा है, गधा रस्सी को खींच रहा है, रस्सी गधे को खींच रही है, आदमी भी रस्सी को खींच रहा है और रस्सी आदमी को खींच रही है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। समझ में आई बात? तो इस स्टेप को जो मिस करने का था ना बचपन से हमारी, बिना सोचे समझे, ये क्या है, रस्सी जो फोर्स लगाती है उसको क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं ना। यस सर। तो टेंशन टी से रस्सी ने गधे को खींचा, टेंशन टी से रस्सी ने आदमी को खींचा, और दोनों लोगों ने रस्सी को भी सेम टेंशन टी, दोनों लोगों ने रस्सी को भी सेम टेंशन टी से पुल किया। ओके बेटा, समझ में आई बात? है या ना? यस सर। आप दो फोर्स सोच रहे थे या चार फोर्स है? इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आएंगे आगे चल के देखेंगे तो। और अभी यहाँ पे कितने फोर्स है, चार फोर्स है। सर नीचे भी होगा। बहुत सारे फोर्स है, तो सब बाद में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए बढ़े आगे। यस सर। यस सर। तो अगला है फोर्सेस इन मैकेनिक्स। पहला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैकेनिक्स में कौन कौन से फोर्सेस हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी के लिए? पहला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फर्क है। ग्रेविटी इज नॉट सेम एज ग्रेविटेशन। हम लोग सिर्फ ग्रेविटी पढ़ रहे हैं अभी, ग्रेविटेशन बड़ा है। ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, ठीक है। और ग्रेविटी क्या होता है, वो फोर्स है जो अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगाती है। मतलब अर्थ जिस फोर्स से आपको पुल कर रही है, अर्थ जिस फोर्स से मुझको पुश कर रही है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। अर्थ हमें पुल करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन क्या, इससे बहुत बड़ा चीज है, बोलता नहीं
हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशन। ओके बेटा, ग्रेविटी उसका बहुत ही छोटा पार्ट है ग्रेविटेशन का। ठीक है बेटा, तो हमें सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी पढ़नी है। ग्रेविटी में हमें क्या पढ़ना है कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ के पास में मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मास m का, तो अर्थ इसे अपनी तरफ पुल करेगी विद अ फोर्स F इक्वल्स टू m g। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई बात? यस और नो? यस सर। अपने सरफेस के आसपास में रखे हुए हर ऑब्जेक्ट को ये mg फोर्स से नीचे खींचेगी अर्थ। ये इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का बेसिक फीचर है। अपन को सिर्फ mg पढ़ना है अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़े बढ़े। अच्छा, क्योंकि अर्थ ने इस ब्लॉक को नीचे खींचा है, तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक अर्थ को छोड़ देगा, ब्लॉक भी अर्थ को ऊपर पुल करेगा। कितने फोर्स से? mg फोर्स। माइनस एम जी। समझ में आई बात? ये बात और है कि फोर्स तो बराबर लगेगा दोनों, पर अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि इस फोर्स की कोई औकात नहीं है कि अर्थ को हिला सके। हिलाएगा पर बहुत कम हिलाएगा, है ना? समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सर माइनस एम जी नहीं होगा? डायरेक्शन में उल्टा बना देना, फिर माइनस लिखूंगा तो फिर से उल्टा हो जाएगा, उल्टे का उल्टा फिर सीधा हो जाएगा, राइट? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस। दूसरा है नॉर्मल फोर्स। जैसा कि नाम बता रहा है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब सब कुछ, सब चंगा सी वाला नॉर्मल नहीं है, ठीक है? सब कुछ नॉर्मल है, सब बढ़िया है, वो वाला नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। तो ये वो फोर्स है, ये वो कांटेक्ट फोर्स है दैट एक्ट नॉर्मल टू द surfaces in contact when they press each other। ठीक है? कहने का मतलब समझिए, इस लड़के की कार खराब हो गई, ये कार को धक्का लगा रहा है, तो इसके हाथ और कार का जो पीछे वाला सरफेस है कांटेक्ट में, हाँ या ना? है कि नहीं है? यस सर। दोनों के सरफेसेस कांटेक्ट में, तो हाथ का सरफेस और कार का सरफेस एक दूसरे के साथ एकदम कांटेक्ट में पैरेलल है। तो क्या होगा? आदमी जो फोर्स लगाएगा कार के ऊपर, तो वो फोर्स कार पे ऐसे लगेगा अलोंग द नॉर्मल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? नॉर्मल फोर्स एन से। सिमिलरली जो बदले में कार आदमी पे फोर्स लगाएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। यस सर। ये फोर्स कितना होगा? नॉर्मल। देखो समझ रहे हो? अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ का बिल्कुल नहीं पढ़े तो ये लिखना भी मुश्किल हो जाएगा, इधर इधर नॉर्मल फोर्स लगाया, इसने इधर नॉर्मल फोर्स लगाया, आया ना? इसलिए पहले थर्ड लॉ का एक पोर्शन पढ़ लिया हमने। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। दोनों फोर्सेस इक्वल है एंड अपोजिट है। यस और नो? यस सर। यस सर। जितने फोर्स से आदमी, ये मैन जो है, जितने फोर्स से इस कार को पुश कर रहा है, उतने ही फोर्स से कार मैन को पुश कर रही है। ये कब लग रहे हैं? जब दोनों सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। नो सर। डायग्राम बन जाएगा ना? स्टिक डायग्राम बनाना आदमी को, ठीक है? कार तो बड़ी सिंपल सी बना ही लोगे आप लोग, आदमी ऐसे बना लेना। नहीं सर, आदमी भी बना दी। जादू कर रही है ना? क्या दिक्कत है ना? काम मतलब आपको भावनाएं समझ में आनी चाहिए। हालांकि आदमी का भी आप स्टिक डायग्राम बना ही सकते हो। इसी को देखकर कैसे बनाओगे, देखो। अगर आगे से मेरे इस तरीके का डायग्राम को यूज किया, आपको स्टिक डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे बताऊं? यस सर। बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। हम्म?
हो गया, लगा ले धक्का, है ना। सर बस हड्डी बना। आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हैं, आपको तीनों केसेस में नॉर्मल फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे होंगे ये ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। बताइए, इस फर्स्ट केस में इस बॉक्स को क्या अर्थ पुल कर रहा होगा नीचे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो मैं, हालांकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया, पर फिर भी मैं वो डायग्राम में एम फोर्स बना दे रहा हूं। इसका मास मान लेते हैं एम है, तो इस पे एम फोर्स नीचे लग रहा होगा, यस और नो? तो ये बॉक्स नीचे जाना चाहता है, कौन रोक रहा है इसे नीचे जाने से? कौन रोक रहा है? So minus mg. हम्म, सर नॉर्मल सर टेबल। टेबल रोक रहा है। तो टेबल कैसे रोक रहा है? इस एम को बैलेंस करेगा तभी नहीं रोकेगा। Yes, sir. तो एम को बैलेंस करने के लिए टेबल इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा, हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? यस सर। तो टेबल बॉक्स पे फोर्स लगाएगा और बॉक्स टेबल को छोड़ देगा? नहीं, बॉक्स पूरा बदला निकालेगा, पूरा रिएक्शन लगाएगा, इस पे नॉर्मल फोर्स बॉक्स नीचे की तरफ लगाएगा, हाँ या ना? यस सर। क्या हो रहा है बेसिकली, बॉक्स का बॉटम सरफेस, बॉक्स प्रेस कर रहा है ना, बहुत मतलब बचकानी हरकत है। अब आप कैसे सोचोगे, बॉक्स का बॉटम सरफेस टेबल के टॉप सरफेस को प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, राइट? इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, कहानी खत्म। ठीक है बेटा, यहां बताइए क्या होगा। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ये वाला एंगल थीटा है, ओके बेटा। यस सर। तो क्या होगा, ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यस सर लगाएंगे। Yes, sir. कैसे लगाएंगे? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे, हाँ या ना? हाँ या ना? यस क्यों लगाएंगे? क्योंकि सर इस बॉक्स के ऊपर, थोड़ा बहुत मैं अलग से बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में नहीं मेंशन पूछा है वो ही बता रहा हूँ। इस बॉक्स के ऊपर एम फोर्स नीचे लगेगा, यस मान लेते इसका मास एम है। तो अगर मैं इधर की तरफ एक्स एक्सिस ले लूँ, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लूँ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आई विल फाइंड कि इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एम साइन थीटा। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इधर की तरफ कितना आएगा, एम कॉस थीटा, है ना? इस एम कॉस थीटा की वजह से ये बॉक्स इस सरफेस को प्रेस करेगा, Yes, sir. यस सर। और उसके बदले में जब इस सरफेस को प्रेस करेगा तो दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा। ये सरफेस बॉक्स पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, मतलब टेढ़ा ऊपर की तरफ, और बॉक्स सरफेस पे नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, यस और नो? क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है सर, सबसे पहले तो सर दोनों को ना ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी, यहां लिख दे रहा हूं स्मॉल एम जी, ठीक है। दोनों को नीचे खींच रही होगी ग्रेविटी, कैपिटल एम जी स्मॉल एम जी, यस और नो? इसका मास कैपिटल एम मान लिया है, इसका मास स्मॉल एम मान लिया है, कोई दिक्कत है? Yes, sir. लेकिन अब क्या होगा, पहले मैं नीचे वाली बॉल से शुरू करता हूं, लेकिन मेरे को दोनों बॉल्स के बीच में थोड़ा सा कूदाफांदी करनी पड़ेगी समझ, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस बॉल को नीचे जाने से ही उसका बॉटम सरफेस रोकेगा, हाँ या ना? तो ये एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा, इसको मैंने कह दिया N1, ठीक है। अब इस बॉल कैपिटल एम जी से, कोई कैपिटल एम वाली बॉल से अब अगला कोई भी आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। लेकिन स्मॉल एम जी के बारे में सोचिए, मतलब स्मॉल एम के बारे में सोचिए, इसको स्मॉल एम जी फोर्स की वजह से नीचे जाना है, इसको नीचे जाने से कौन रोक रहा है? स्मॉल एम को नीचे जाने से कौन रोक रहा है, बताइए? तो बड़ा वाला कैपिटल एम। ब्लॉक और। यस सर।
कैपिटल एम रोक रहा है ना, लेकिन कैपिटल एम स्मॉल एम में फोर्स कैसे लगाएगा? नॉर्मल के लॉन्ग, मतलब इस पे नॉर्मल फोर्स वो टेढ़ा लगा सकता है, ऊपर की तरफ तो लगा ही नहीं सकता। लगा सकता है क्या? तो ये हो गया N2, हाँ या ना? बदले Yes, में sir. बदले में स्मॉल एम बड़े वाले पे N2 इधर लगाएगा, हाँ या ना? N1 का रिएक्शन किस पे लगेगा? इसके बॉटम सरफेस पे, वो भी बना ही देता हूं, ब्लैक से बनाता हूं। क्लियर है? कंटेनर का बॉटम सरफेस अगर कैपिटल एम पे N1 ऊपर लगाएगा तो कैपिटल एम भी तो कंटेनर के बॉटम सरफेस पे N1 नीचे लगाएगा, यस और नो? बोलो। यस सर। सिमिलरली यहां पर क्या हुआ, क्योंकि इसको नीचे जाने से रोकना था, रोकने वाला कोई नहीं है, कैपिटल एम ही है, तो कैपिटल एम ने टेढ़ा फोर्स लगाया N2, उसके बदले में स्मॉल एम ने इस पे टेढ़ा फोर्स लगा दिया N2, यस और नो? यस सर। Yes, sir. पर ये N2 ऊपर की तरफ तो है नहीं, mg को डायरेक्ट बैलेंस तो करेगा नहीं, है ना? क्या होगा अगर N2 का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा तो N2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा? समझ रहे हो बात को? तो N2 का जो हॉरिजॉन्टल धक्का है उसको रोकने के लिए यहां पर एक और फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? N3, हाँ या ना? यस सर। बदले में ये कंटेनर की वॉल पे इधर फोर्स लगाएगा N3, हाँ या ना? यस और नो? सर तो वो तो बोरा ब्लॉक पे भी लगेगा क्या? हाँ सर वो। हाँ बिल्कुल। अब देखो N2 का एक कंपोनेंट यहां पे हॉरिजॉन्टल लगा, इसकी वजह से कैपिटल एम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, इधर आना चाहेगा, यस इधर आने से कौन रोकेगा? ये वॉल। तो ये वॉल इस पे एक और नॉर्मल फोर्स लगाएगी N4 इधर की तरफ, यस और नो? और ये वॉल पे इधर फोर्स लगाएगा N4। समझ लो कितना सिंपल सा सिस्टम है और कितने सारे फोर्सेस लग गए यहाँ पे। सर तभी एक जगह है वरना फिर गिर जाता है। हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं ना, पहले ये समझना जरूरी है, उसके बाद ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर पर कभी कभी दिखता भी नहीं है कि ये भी लग रहा है। वही तो बात है ना, उसी उसी वही चीज तो सीखनी है कि दिखे हर बार। जैसे यहां पर अभी अगर मैं आप लोगों को खुला छोड़ देता तो आपको थोड़ा ना सारे फोर्सेस दिखते दिखते क्या? हो सकता है किसी को दिख जाए, सबको तो नहीं दिखते, राइट? यस सर। तो थोड़ा सा इसलिए यही चीज तो सीखनी है, चैप्टर इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हमें सब कुछ दिखे। आगे बढ़े फिर, या हो गया? मतलब ये हो गया ना, आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. सबका कॉपी हो चुका है? यस सर। इसमें बताइए नॉर्मल फोर्सेस कैसे लगेंगे? अरे सर, इसमें सर एक तो इस स्टिक के ऊपर लगेगा, अगर इसका मास कैपिटल एम ले लूं तो कैपिटल एम जी, है ना? और क्या लगेगा सर? Yes, sir. अब देखो यार, यहां पे थोड़ा पंगा हो गया सर, दीवार तो यहाँ पे एकदम शार्प है सर, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनाए? बना सकते हो क्या? एकदम शार्प कोने में नॉर्मल नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? सोचो, एकदम शार्प एज है, यहाँ पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? समझ रहे हो? तो जवाब ये है कि यहाँ का नॉर्मल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, यू कैन नॉट फाइंड नॉर्मल ओवर देयर। तो सर नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बताऊं कैसे कि किधर लगेगा? हाँ, कैसे बताएं? सर या वो पॉइंट को बड़ा कर। या यहाँ पे कैसे बताएं? पहले यहाँ पे देखते हैं। तो देखो भैया, यहाँ पर स्टिक का शार्प एज है, यहाँ पर वॉल का शार्प एज है, राइट? कोई बात नहीं, दूसरा सरफेस तो फ्लैट है ना, है कि नहीं?
तो यस सर। उसका नॉर्मल बना दो। तो mg से स्टिक नीचे आना चाहेगा, तो यहां से नॉर्मल फोर्स लगेगा इसको रोकने के लिए, गिरने से रोकने के लिए, हाँ या ना? तो क्या इस mg को ये नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस सर कर सकते। अच्छा, मतलब अगर यस ये सर। एन एम जी के बराबर हो जाए तो ये स्टिक ऐसी कैसी रुकी रहेगी? नहीं। सोचो, एक स्टिक पे दो फोर्स लग रहे हैं, सेंटर में नीचे और यहां पे ऊपर, तो क्या होगा? ऐसे घूम जाएगा ना वो तो। यस सर। यस सर। तो उसको घूमने से रोकने के लिए क्या करेगा? ये वाला वॉल रोकेगा उसको। अब ये वाला वॉल किधर फोर्स लगाएगा? अब ये वॉल वॉल का शार्प है कोई बात नहीं, पर स्टिक तो फ्लैट है, तो स्टिक का नॉर्मल डायरेक्शन में। अब क्योंकि दो नॉर्मल हो गए, इसका नाम n1 कर देता हूं, इसका नाम n2 कर देता हूं। ऑब्वियसली n1 का रिएक्शन फोर्स यहां फ्लोर पे लगेगा, n1 नीचे की तरफ, n2 का रिएक्शन फोर्स यहां वॉल पे लगेगा, n2 ऐसे। आया ना? समझ में आया कुछ कि कैसे काम करता नॉर्मल फोर्स? यस सर। बहुत जरूरी है ये चीजें। और आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये तो मतलब अगर यही नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, कि फोर्स कैसे बनाना है, अगर यही सॉल्व नहीं यही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा आगे चल के? है ना? सबसे यस पहले इस चैप्टर में सबसे पहली स्किल जो आपको सीखनी है और जो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, वो ये है कि भैया फोर्स कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस सर। देखो अगला है, ये क्या होगा? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए। सर। हाँ बेटा। सर वहाँ पे सरफेस खत्म हो जाता है। कहाँ पे? नहीं बेटा, सर वो इनफाइनाइट है फॉर ऑल। हमारे क्वेश्चंस के लिए अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो इनफाइनाइट, ठीक है। दोनों के पीछे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा? बताइए। सर सिक्स। सर 4। सर 6 लग रहा है। दिस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0। क्यों? भैया नॉर्मल फोर्स तब लगता है जब दोनों सरफेस एक दूसरे को प्रेस करें। यहां प्रेस कर रहे हैं क्या? ये चुपचाप अपना खड़ा है, इस पे mg नीचे लग रहा है, इसका नॉर्मल फोर्स n1 ऊपर लग रहा है, इस पे स्मॉल mg नीचे लग रहा है, इसका नॉर्मल फोर्स n2 ऊपर लग रहा है। खत्म है कहानी। ये बीच में नॉर्मल फोर्स क्यों लगने लगा? कोई किसी को दबा रहा है? किसी ने किसी को धक्का मारा? बताइए। ओ सर। तो काहे नॉर्मल फोर्स आएगा? ये नॉर्मल फोर्स है ही नहीं, जीरो है। ओके, सर अगर वेलोसिटी होता है ब्लॉक के पास वो तब। अलग बात है, वो पूछ नहीं रहे ना, सर जब वो बट आएगा तब देखेंगे। समझ में आई बात? सर बट दोनों दोनों को तो प्रेस तो किया हुआ है कहाँ सर। प्रेस कर रहा है? आसपास में खड़े हैं चुपचाप, दबा कहाँ रहे? भाई सोचो, चुपचाप रखे भी तो हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन इनको पुश कर रहा है एक दूसरे की तरफ?
कोई है क्या? तो क्यों जबरदस्ती एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? यस सर। हम्म, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। अबे दो दोस्त अगर अगल बगल में खड़े हैं, जरूरी है कि दूसरे को धक्का लगाएं? चुपचाप खड़े, दिक्कत क्या है आपको? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास खत्म हो गई यहीं पे नॉर्मल फोर्स पे। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? टेंशन। ठीक है, और टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा। सर टेंशन दिया क्यों है तब नाम? हम्म, सर टेंशन जैसा नाम दिया क्यों? पता नहीं, चलो जो भी है, अभी के लिए रखते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है सर बेटा? हाँ बेटा। सर जो डाउट्स भेजे थे सर, आप बोले कि वेडनेसडे को टेस्ट होगा, तो हाँ सर डिस्कशन क्लास तो आप बोले थर्सडे लेंगे, तो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? बेटा, ठीक है। सर ये टेस्ट संडे या सैटरडे को हो सकता है? मेरा वेडनेसडे ट्यूशन रहता है। तुम्हारा सर वेडनेसडे तो यहाँ ट्यूशन है और मेरा और भी सब्जेक्ट का बेटा ट्यूशन है। मैं तो आपको पूरे 12 घंटे का पूरा टाइम देता हूँ ना, कभी भी आप दे दो टेस्ट। बीच में एक घंटा बीच में कोई ना कोई तो फ्री मिलेगा 12 घंटे में या 13 घंटे में। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि यार संडे को मैं सर अगले टेस्ट पे, हाँ अगले टेस्ट पे सर संडे या सैटरडे चूज कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप वेडनेसडे को वो करो और थर्सडे को मैं डिस्कस कर दूँ। मैं ये चाहता हूँ। मंडे को अच्छा सर संडे ठीक को है, अगर मैं आप टेस्ट कोशिश लेते हो तो मैं करूँगा। मंडे को डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मंडे को रेगुलर क्लास है ना? ये सर टेस्ट का सॉल्यूशंस डिस्कस कर लीजिए। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए कर वेडनेसडे को कोशिश करो। सर और टेस्ट का सोल्यूशन देखते हैं तो बस बोलते हैं दिस इज द सोल्यूशन बस। बेटा टेस्ट में आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं है, सिर्फ आंसर्स है। ओके, क्योंकि सर एक एक ऑफलाइन कब बेटा मतलब अगर मैं एक एक लॉकडाउन क्वेश्चन से का लग सॉल्यूशन गया। डालने लग गया ऑफलाइन, बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट से पूछो, ममता जी से पूछो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने लग गया ना आपको टेस्ट में, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि आप सॉल्यूशन पढ़ पढ़ के बहुत टाइम वेस्ट करोगे। दूसरा मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी कि मैं जितने टेस्ट आपके लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर हफ्ते टेस्ट हो। हर हफ्ते में अगर आप हर एक बैच के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालने लग गया, तो समझ रहे हो, और कुछ कर ही नहीं सकता मैं। फिर कर सकता हूँ क्या? सोच के देखिए। ऐसे मतलब बस कुछ कुछ का सोल्यूशन जो बराबर है। तो उसके लिए डाउट सेशन है ना, इसलिए तो। हम्म, यस सर। ओके सर। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछने पूछो डाउट सेशन में, कोई रोक थोड़ा ना रहा है। ठीक है बेटा? ओके सर। सर तो थर्सडे को काइनेमेटिक्स का डाउट प्लस टेस्ट का डाउट दोनों होगा? हाँ, सर थर्सडे को काइनेमेटिक्स का डाउट प्लस। और टेस्ट का डाउट दोनों हो जाएगा। ठीक है? ओके सर।